हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश के बारे में। ये चैप्टर है नए राजा और राज्य, क्लास 7 के बुक से हमने लिया है। ठीक है, हाँ, ये JCRT बुक है झारखंड बोर्ड के लिए, लेकिन ये लिया गया है सारा तथ्य NCERT बुक का। ठीक है, तो आपको NCERT बुक पढ़िए या JCERT बुक पढ़िए, दोनों एक ही है। अगर आप क्लास 7 में हैं या CTET JTET की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ ही अगर आप कोई भी PCS की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही अगर आप JSSC या JPSC का कोई तैयारी कर रहे हैं तो भी इसमें से जो फैक्ट है हम अंडरलाइन कर देते हैं, उससे आप लोग JSSC और JPSC की तैयारी में काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो अभी तक हम लोगों ने राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार को पढ़ा था। अभी चोल शासकों के बारे में थोड़ी सी यहाँ से जानकारी हासिल करते हैं। दक्षिण भारतीय राज्यों में चोलों का राज्य सबसे प्राचीन था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। चोल वंश के कौन संस्थापक हैं? तो विजयालय। ठीक है, याद रहेगा। उसने पल्लवों की राजनीतिक दुर्बलता का लाभ उठाकर, ठीक है, हाँ, ये पहले पल्लव वंश था और पल्लव के सामंत थे चोल शासक लोग। ठीक है, और इन्होंने उसकी दुर्बलता का लाभ उठाकर तंजौर पर अधिकार कर लिया। पहले तंजौर पर पल्लव शासक राज्य करते थे, यानी कि वहाँ उसकी राजधानी हुआ करती थी या फिर उसका एक महत्वपूर्ण शहर था, और उस पर अधिकार किसने कर लिया? अभी चोल शासकों ने। स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया किसने? यही चोल शासकों ने। एक युद्ध में परांतक प्रथम को राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय से हार का सामना करना पड़ा। चोल शासकों में से एक था परांतक प्रथम। ठीक है, कौन था? परांतक प्रथम। और परांतक प्रथम को एक बार किससे? राष्ट्रकूट, जो हमने पहले पढ़ाया। ठीक है, कमेंट में आप लोग बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे। राष्ट्रकूट जो हम लोगों ने पढ़ा उसके संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय से हार गया था। कौन हारा था? तो परांतक प्रथम। ठीक है, तो ये था चोल शासक। उससे हार के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा, और हार के बावजूद उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने में लगा रहा। ठीक है, शक्तिशाली बनाने में कौन लगा रहा? परांतक प्रथम। यानी कि चोल लोग इतना ज़्यादा जुझारू थे, इतना ज़्यादा फाइटर टाइप के थे कि एक बार युद्ध में हारा फिर भी नहीं माना और अपना राज्य का विस्तार करते रहा, और लास्ट में पांड्य जो राज्य था उस पर भी विजय इन्होंने प्राप्त कर लिया। ठीक है, ये था चोल वंश। ठीक है, चोल वंश अभी आगे और पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि सामंत कौन थे। सामंत यहाँ पे साइड में लिखा हुआ, उसे अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि आप लोगों की भी जानकारी क्लियर हो जाएगी और ये पूरा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। राजा बड़े जमींदार व कुछ प्रमुख सैन्य प्रमुखों को कुछ राजनीतिक अधिकार भी प्रदान करते थे, यानी कि कुछ सैन्य प्रमुख, जैसे सेनापति हो गया। ठीक है, घुड़सवार सेना का अलग सेनापति होता है और पैदल सेना का अलग सेनापति होता है, या तो फिर जो वित्त विभाग में हिसाब किताब रखता है वो अलग सेनापति होता है। तो इस टाइप से क्या होता था, कुछ सैन्य अधिकारी या कुछ अलग अलग टाइप के अधिकारी रखते थे राजा लोग। ठीक है, उन्हें सामंत कहा जाता था। जो उसे कुछ अधिकार दे दिया, उसे 2-4 गांव का टैक्स वसूलने दे दिया, 2-4 घोड़ा हाथी दे दिया, मतलब कुछ अधिकार दे दिया, उसे ही क्या कहा जाता था? तो राजा का सामंत कहा जाता था। ये सामंत राजा को शासन चलाने में मदद करते थे। ये जनता से कर वसूलते थे। इनके पास छोटी सेना भी होती थी। इससे वे राजा को युद्ध के समय सैन्य सहायता प्रदान करते थे। सामंतों द्वारा वसूले गए कर से वे अपनी सेना व जागीर का संचालन करते थे। ठीक है, ज़मीन वगैरह जो अच्छा से रहेगा और सेना कैसे खा पी के हष्ट पुष्ट रहेगा, वही टैक्स जो राजा के लिए लेता था उसी में से कुछ हिस्सा रख लेता था।
ठीक है। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने को महासामंत या महामंडलेश्वर घोषित कर देता था। जैसे कोई सामंत है, राजा लोग उसको सामंत बनाया। अब बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, उसके पास बहुत घोड़ा हो गया, बहुत हाथी हो गया, तो क्या करेगा, अपने आप को बोलेगा मैं महासामंत हो गया हूँ। फिर कोई बोलेगा मैं महामंडलेश्वर हो गया हूँ। ठीक है, तो सामंत के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए, अभी तक हम लोग चोल के बारे में पढ़े, उसमें से एक ही राजा था परांतक प्रथम। परांतक प्रथम जिसे किसने हरा दिया था, तो राजा कृष्ण द्वितीय ने, जो कि राष्ट्रकूट वंश का शासक था, राजा कृष्ण द्वितीय। उन्होंने चोल वंश के शासक परांतक प्रथम को हरा दिया था। लेकिन परांतक प्रथम भी इतना थेथर था, इतना मतलब जुझारू फाइटर था कि नहीं, एक बार हार गए तो क्या हुआ, बार बार थोड़ी हारेंगे। फिर लड़ाई करने गया और पांड्यन राज्य से जीत लिया। ठीक है, आगे हम लोग चोल को थोड़ा पढ़ते हैं। चोल वंश के राजाओं में राज प्रथम को सबसे शक्तिशाली माना जाता था। यानी कि सबसे शक्तिशाली कौन था, तो राज प्रथम, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। चोल वंश में सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा हुआ तो राज प्रथम हुआ। ठीक है, वह एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता था। उसने गंगवंशी शासकों को केरल के राजा को पराजित किया। ठीक है, यानी कि गंगवंशी शासक और केरल के राजा को पराजित किया तथा पांड्यों से मदुरा छीन लिया। मदुरा एक बहुत इम्पोर्टेंट शहर है। ठीक है, जो कि पहले पांड्य वंश में था। ठीक है, और फिर उन्होंने छीन लिया। पाल वंश के, चोल वंश के शासक किसने, तो राज प्रथम ने। राज प्रथम की कहानी बताई जा रही है। राज प्रथम ने समुद्री पांड्यों के महत्व को समझा, अतः वह सामुद्रिक विजय के लिए निकल पड़ा और जमीन में ही नहीं, समुद्र में ही वो युद्ध करने चला गया। लंका के उत्तरी भाग मालदीव नामक द्वीपों पर अधिकार कर लिया। इसका लाभ यह हुआ कि पश्चिमी व्यापार से प्राप्त होने वाला धन चोल साम्राज्य में आने लगा। ठीक है, हाँ, कहाँ आने लगा, चोल साम्राज्य में। देखिए, ये है इंडिया और यहाँ पे है मालदीव। ठीक है, हाँ, ये वाला क्षेत्र में। तो यहाँ से जितने भी आते थे, कोई भी यात्री जो विदेश से आते थे, इधर से आते थे, तो यहाँ ही ये बैंड कर दिया और यहाँ से टैक्स लेने लगा। कौन, तो चोल शासक लोग। ठीक है, और इससे क्या हुआ, इसका साम्राज्य का थोड़ा सा ज़्यादा ही विस्तार हुआ। ठीक है, हाँ, आइए आगे पढ़ते हैं। मालदीव पर अधिकार कर लिया और उसका लाभ ये हुआ कि उसके साम्राज्य में जो व्यापार पश्चिम से आते थे, वो सारा पैसा उसके पास आने लगा और आर्थिक रूप से मजबूत होने लगे चोल लोग। हालांकि राज बहुत अधिक समय तक इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण नहीं रख सका। वह एक कुशल प्रशासक, कला एवं विद्या का संरक्षक तथा उदार एवं सहिष्णु राजा भी था। भले वो ज़्यादा दिन तक समुद्र पर राज नहीं कर पाया, लेकिन राज करने की कोशिश तो किया, जाके फाइट तो किया। ठीक है, कहा जाता है कि यह एक कुशल प्रशासक था। कौन, राज प्रथम। ठीक है, विद्या का संरक्षक था। उसके दरबार में बहुत सारे कवि लोग होते थे जो बहुत सारे नए नए अनोखे ज्ञान प्रदान करते थे। उदार हृदय वाला था और सहिष्णु भी था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे। राज प्रथम का पुत्र जिसका नाम था राजेंद्र प्रथम, ठीक है, चोल वंश का दूसरा प्रतापी राजा था। चोल वंश का दूसरा प्रतापी राजा कौन था, तो राजा राजेंद्र प्रथम। ठीक है, हाँ, एक तो राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, ठीक है, परांतक प्रथम, ये सब चोल वंश के शासक हुए थे। उसने अपने पिता जो राज प्रथम था उसका विरासत को अक्षुण्ण रखते हुए, मतलब जितना खेत बाड़ी, जितना ज़मीन जायदाद बाप ने करके रख दिया था उसको अपने पास रखा और उसके बाद भी और आगे बढ़ाया और एक सुदृढ़ थल एवं जल सेना आधार पर साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, जल सेना और थल सेना दोनों सेना बनाया किसने, राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है,
उसके काल में चोलों की शक्ति में काफ़ी वृद्धि हुई। उसने चालुक्य, पांड्य, चेर, पाल ये अभी सभी शासकों को हरा दिया। यानी कि कितना, चालुक्य शासक, पांड्य, चेर और पाल शासक सबको हराया। हमने ये इंडिया का नक्शा दिखाया था जो पिछले वीडियो में, उसमें बता रखा हूँ कि कहाँ पे चोल राज करते थे, कहाँ पे चेर राज करते थे, कहाँ पांड्य करते थे, कहाँ चालुक्य, बेंगी के चालुक्य करते थे। तो पिछला वीडियो भी आप लोग जाकर देख लें ताकि ये वीडियो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। अपने शासन के 5वें वर्ष में उसने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर लिया। उसने दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों जैसे जावा, सुमात्रा आदि पर भी विजय हासिल किया। ठीक है, हाँ, उसने दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि एशिया के दक्षिण पूर्व में जो राज्य हैं जैसे जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, ठीक है, हाँ, तो ये सब राज्य में, ये सब देश में भी, अभी देश हो गया, ये पहले राज्य था, वहाँ पर भी जाकर राजेंद्र प्रथम ने अटैक किया और विजय हासिल किया। राजेंद्र के पश्चात चोल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर चला गया। ठीक है, तो ये था चोल वंश की पूरी कहानी। अभी तत्कालीन झारखंड में जो हम लोग ये 3-4 शासक पढ़े, उसमें से इसका क्या इफ़ेक्ट है झारखंड में, राष्ट्रकूट, चोल, गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश, ये सब राजाओं का झारखंड में क्या इफ़ेक्ट है, आइए थोड़ा सा पढ़ के सुनाते हैं। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं पाल राजाओं का पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता का झारखंड की राजनीति तथा संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ा। यानी कि इधर से ही लोग फाइट करने के लिए जाते थे। देखिए यहाँ पे है हमारा झारखंड, कहाँ पे, यहाँ पे डियर स्टूडेंट, ये लोग कन्नौज में यहाँ पे राज करते थे, यहाँ पे लड़ाई करते थे और यहाँ ही कन्नौज कहीं पर है। ठीक है, तो यहाँ से आते थे। ठीक है, ये पाल लोग इधर फाइट करते थे। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट यहाँ पे और पाल यहाँ पे है। ठीक है, तो ये तीनों आता था। तो देखिए झारखंड भी है, ये मान के चलिए यहाँ पे लड़ाई हुआ इन दोनों का, तो भी झारखंड प्रभावित हुआ। ठीक है, ये दोनों से लड़ाई हुआ तो भी झारखंड प्रभावित हुआ, और यहीं पर लड़ाई हुआ, ठीक है, तो भी तो सेना लोग इधर 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 से आता होगा, क्योंकि सेना कहाँ पे मिलता है, आसपास की जगह से ना। ऐसा थोड़ी कि रोबोट फैक्ट्री में बना के रखे और निकाल के लड़ा दिए, ऐसा तो नहीं होता होगा। होता होगा कि आसपास के क्षेत्रों से सैनिक लोग कलेक्ट होते थे, कुछ यहाँ से ही, यहाँ पाल वंश इतना दूर शासन कर रहा है तो यहाँ से एक सेना, यहाँ से एक सेनापति, यहाँ से इन सभी क्षेत्रों से सेनापति जाता होगा। तो कहने का अर्थ है कि ये जो ट्रायंगल फाइट हुआ था उसमें झारखंड की राजनीति भी आराम से नहीं बैठी हुई थी, उसमें भी बहुत सारे हलचल हुए थे। ठीक है, उनमें से कोई ना कोई अवसर पाकर इस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता था। यानी कि झारखंड के क्षेत्र में भी कोई कोई राजा देखा, रे भाई यहाँ तो बहुत अच्छा जगह है, पूरा सुनहरा है, यहाँ तो पतरातू का वो घाटी है मस्त वाला, यहाँ पे नेत्रहाट का वो सनसाइन पॉइंट है, चलो झारखंड पे ही कब्जा कर लिया जाए, तो कर लेते थे। ठीक है, चतरा के इटखोरी में महेंद्रपाल के शिलालेख से ये सिद्ध होता है कि 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गुर्जर प्रतिहारों ने छोटा नागपुर खास के सीमावर्ती इलाकों पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, हाँ, यानी कि महेंद्रपाल जो है ये पाल वंश का शासक है, इसके शिलालेख मिला था कहाँ पे, इटखोरी में। फिर है 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गुर्जर प्रतिहार ने कहाँ पे कर लिया था, तो छोटा नागपुर खास पर अधिकार कर लिया था। मध्यकाल के प्रारंभ तक झारखंड भारतीय इतिहास की गतिविधियों से सुरक्षित रहते हुए भी बाह्य जगत से अप्रभावित नहीं रहा था। क्योंकि झारखंड में बहुत ज़्यादा जंगल था तो बाह्य क्षेत्र से अलग थे, मतलब बहुत ज़्यादा युद्ध में एक्टिविटी नहीं दिखाता था, इधर कोई आदमी आता नहीं था। लेकिन फिर भी किसी किसी राजा को दिखा कि यहाँ का सुंदरता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा झरना है, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत कोयला निकलता है, बहुत सारा अभ्रक निकलता है,
चलो भाई इसी पर कब्जा कर लिया जाए। तो कहने का अर्थ है कि इन लड़ाई में झारखंड भी अछूता नहीं रहा था। छोटा नागपुर खास में गंगवंशियों का राज्य स्थापित हो चुका था। हजारीबाग एवं मानभूम में मान राजाओं का शासन था। संथाल परगना क्षेत्र में कांकजोल का राज्य नष्ट हो चुका था। यानी कि लड़ाई के कारण ये सारी चीज़ें घटनाएं घटी थी। ठीक है, तो ये था इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि चोल के प्रशासक यानी कि चोल कैसे अपनी प्रशासन व्यवस्था चलाते हैं। ठीक है, और फिर आगे देखेंगे हम लोग कि ये सारी चीज़ें चोल के बारे में लिखा हुआ है, फिर सेना कैसे रहता था। ठीक है, हाँ, उसके बाद हम लोग और भी पढ़ेंगे, जैसे कि इन मूर्तियों के बारे में सारा जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है। अभी चोल की पूरी कहानी नहीं पढ़ पाए हम लोग, आधा कहानी पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मुझे भी पढ़ाने में मन लगे और आपको भी पढ़ने में मन लगे। ठीक है, तो मिलते हैं, टाटा बाय बाय।